हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल भी है सारा अड्डा पे। तो मैं शिवराज मल्होत्रा आज लेकर आ चुका हूं एसएसटी इकोनॉमिक्स का 2011 से लेकर के 23 तक। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इकोनॉमिक्स में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिएगा यहाँ एक से प्रश्न मतलब 4 प्रश्नों में दिया गया है 50 प्रश्न है, सब में ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आज के वीडियो में हम 50 नहीं बल्कि 100 प्रश्न लाए हैं और 100 प्रश्न देख लीजिएगा, आपका इकोनॉमिक्स द्वारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। निम्नांकित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार राज्य को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, आप सब जानते ही होंगे और यह सवाल बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, अर्थव्यवस्था के मुख्य प्रकार है। मुख्य कितने प्रकार के अर्थव्यवस्था होते हैं जी? प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीय अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में सर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है मित्र, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो सर 2015 में हुई थी। बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में मार देते हैं 1950, जो कि बिल्कुल गलत है। नीति देख लीजिएगा, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 के हुआ था मित्रों। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुआ था। चलिए फिर से वही प्रश्न है, इसमें किस टाइम समय देना? 2015। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है जी? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल चलते हैं आगे। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, अभी के एकदम जस्ट बोल दिए थे आपको। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में इनमें से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जी? अपना भारत में। आगे बढ़ते हैं। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? देखिए, एटीएम, एटीएम बोले तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन, हिंदी में बोले तो स्वचालित टेलर मशीन। इस तरह से एटीएम तो हो गया, लेकिन कहता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड किसे मिलता है? जो आपके अकाउंट में पैसा सरकार देगी, यानी आप लोन लीजिएगा एक तरह से डेबिट कार्ड के माध्यम से। कहीं भी जाइएगा मॉल में या कहीं भी शॉपिंग करिए, डेबिट कार्ड से बिल चुकाइए और डेबिट कार्ड उसी को मिलता है। यानी एक बात एकदम सच्चाई है, डेबिट कार्ड औकात देख कर दिया जाता है। औकात जितना रहेगा उतने को आपको कार्ड पर लिमिट रहेगा। तो ये एटीएम प्रणाली से, तो एटीएम तो एक अलग है, ये अलग है बैंक के प्रणाली से, कोर बैंकिंग। तो यह बैंकिंग प्रणाली से सम्मिलित है। डेबिट कार्ड संबंधित किससे है? बैंकिंग प्रणाली से। इनमें से कौन सा योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में कौन है? मोदी जी प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बताइए, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। सवाल, बिहार में जीवन यापन करने का मुख्य स्रोत क्या है? हम सब बिहार वासी हैं, हम सब जीवन यापन करने के लिए मुख्य स्रोत क्या हम लोग यूज करते हैं जी? तो सर कृषि। क्या करते हैं? कृषि का यूज करते हैं। कृषि है, मतलब खेती बाड़ी करके बिहार के ज्यादातर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फटाफट देख लेंगे 11 से लेकर 23 तक मात्र एक ही वीडियो में। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है जी? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है और सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को। ये चीज 3 ऑब्जेक्टिव हमेशा ध्यान में रखिएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? महान अर्थशास्त्री कैजोनेट। या कौन कहते हैं? कैजोनेट ने कहे थे, महान अर्थशास्त्री, की गरीबी एक है जो कैंसर रोग की तरह है। चलिए देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था या 1952 में हुआ था? 1952 में हुआ था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्त, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। प्रथम बार पंचवर्षीय योजना कब लगा था? यह सवाल आपको प्रथम बार, द्वितीय या तृतीय इस तरह से पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी प्रथम पूछ लिया जाए तो हमारा संविधान कब लागू हुआ था?
तो सर 50 में। उसके एक साल बाद बोले तो 1951 से लेकर के 1956 तक, 1951 से लेकर के 1956 तक। तो देखिए ऑप्शन कहां है, ऑप्शन नंबर बी द्वितीय। तो 5 साल बढ़ा देना है, 61 से 66 तक, इस तरह से। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान? बताइए बिहार एक कौन सा राज्य है? कृषि प्रधान है, उद्योग प्रधान है, बताइए फटाफट। तो सर अभी तो बताए थे आप कि बिहार में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जीवन यापन के लिए कृषि यानी कि खेती बाड़ी का उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ हिस्ट्री के कुछ चंद लाइनें याद कीजिएगा। टिस्को की स्थापना कब हुआ था, यानी कि भारतीय लौह इस्पात की स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? तो सर 1907 ईस्वी में हुआ था और यह जमशेदपुर में हुआ था। बिहार के कहा, जमशेदपुर में। और किसने किया था? जमशेद जी टाटा जी ने। टाटा का कंपनी आज देख रहे होंगे, उन्हीं का ये कंपनी था। टिस्को भी कभी कभी पूछा जाता है, टिस्को की स्थापना। यह एक ऐसा सवाल है मित्र कि यह ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्योग्राफी में भी निर्माण उद्योग से यह सवाल एकदम ध्यान में रखिएगा। दूसरा, हिस्ट्री में भी पूछा जाता है 8वां चैप्टर से, अर्थव्यवस्था एवं जीवन यापन से। और सिविक्स में नहीं पूछा जाता है, और इकोनॉमिक्स में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो 3 विषय से ये पूछा जाता है, कहीं भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, यह सवाल हिंदी में भी पूछ लिया जाता है। हिंदी के जो आपके कहानी है वहां से ये सवाल को पूछा जाता है। तो 4 विषय का ये सवाल है, मोस्ट बीबीआई, ध्यान में रखिएगा इसको। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई थी? विश्व पर्यावरण आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा फटाफट। तो 1980 में, 1983 में या 85 में? तो 1983 में। तो इसको कैसे ध्यान रखेंगे सर, याद भूल जाते हैं सर पर्यावरण वगैरह में। तो सर हम लोग पहला वर्ल्ड कप कब जीते थे? 1983 में, 1983 में। कौन जिताए थे? कपिल देव। कौन जिताए थे? कपिल देव की कप्तानी में हम लोग जीते थे। तो पहला वर्ल्ड कप। एक 83 मूवी भी है, तो उससे याद रखना। पर्यावरण की जब बात आए, विश्व पर्यावरण, तो उसके गठन कब हुआ था? 1983 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, भारत में वित्तीय वर्ष। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को क्या कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष के नाम से जाना जाता है। बिहार में प्रतिशत बिहार में कितना प्रतिशत गरीबी से गुजारा कर रहा है? तो गरीबी से गुजारा देख लीजिए 41.4%। बिहार के ऐसे लोग हैं जो गरीबी में, यानी गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। सर गरीबी क्या होता है? तो गरीबी वही है जो गरीब लोग जानते हैं। यानी कहने का मतलब है समय से जिसको दिन भर काम करने के दौरान शाम को खाना को मिले, इट इज कॉल्ड गरीबी। इसी को कहते हैं हम पुअर। दिन भर काम किए तब शाम को खाना मिला, अगर दिन भर बैठ गए मित्र तो शाम को खाना नहीं मिला, यह होता है गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग। गरीबी रेखा पर वाले लोग होते हैं कि 1 साल 2 साल तक वो अपना खाना पीना है जो खा पी लेते हैं। लेकिन बात कर लिया जाए अगर कि गरीबी रेखा से ऊपर, तो वही अमीर आदमी लोग। तो गरीबी रेखा से नीचे बिहार में 41.4% लोग गुजारा कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की अर्थ है राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? सरकार की आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, पारिवारिक आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो दिए गए एक वर्ष में भारत में जितने भी, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? तो दिए गए एक वर्ष में भारत में जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, उससे जितने भी आय का इनकम जो इकट्ठा होते हैं, उसे हम नेशनल इनकम के नाम से जानते हैं। NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये तो अब है राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो उत्पादन के साधनों की आय से। बताइएगा जरा, कमेंट बॉक्स में भी छापिएगा आंसरों को। कुछ 1-2 प्रश्न है, 4 प्रश्न है जो हम आपके लिए छोड़ेंगे, उसको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति सबसे आय है? तो बता लीजिए। बिहार की राजधानी कहाँ है? इतना तो हर किसी को याद रहता है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना सर।
तो बिहार के किस जिले में सबसे आय अधिक होगा? पटना। ध्यान रखिएगा, बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या पटना, सबसे बड़ा नगर पटना, ये सब सारा याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना अनुमान कब लगाया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में लगाया था और इन्होंने 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय पाया था। 20 रुपए प्रति व्यक्ति आय पाए थे। चलिए सवाल है दोस्त, y बराबर c प्लस आई, या किस अर्थशास्त्री के? प्रोफेसर केन्स के हैं, प्रोफेसर फिशर के हैं, प्रोफेसर मार्शल के हैं, या प्रोफेसर पिगू के हैं? बताइएगा जरा। तो प्रोफेसर केन्स कहे थे C प्लस आई का फॉर्मूले का बात किसने बताया था? तो प्रोफेसर केन्स ने। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, साख का संबंध है, साख, साख मतलब विश्वास, विश्वास या भरोसा। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। चलिए, इसी से संबंधित डेबिट कार्ड है। अगला है, एटीएम का अर्थ क्या है? देखिए आप पूछ दिया ना जी, और बहुत सारे बच्चे तो इंग्लिश में नाम याद रखते हैं, एटोमेटिक टेलर मशीन, लेकिन हिंदी में वो भूल जाते हैं। हिंदी में क्या करते हैं जी कि भूल जाते हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो ऑटोमेटिक का हिंदी होता है स्वचालित, स्वचालित टेलर मशीन। तो बताइए स्वचालित टेलर मशीन कहां ऑप्शन में है? स्वचालित टेलर मशीन ऑप्शन नंबर ए, स्वचालित टेलर मशीन। स्वचालित टॉन्किंग मशीन, स्वचालित टेकिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो स्वचालित टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है दोस्त, रूस की मुद्रा है, रूस, रू, ध्यान दीजिएगा। रूस की मुद्रा पूछ दिया जाए तो रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस की मुद्रा क्या है जी? रूबल है। रियान, पाउंड नहीं। डॉलर तो है अमेरिका के, अमेरिका और सिंगापुर का क्या है जी? डॉलर। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है। सिंगापुर, अमेरिका और सिंगापुर का क्या है? डॉलर है। रियान, पाउंड तो आपका हो गया इंग्लैंड का पाउंड, इंग्लैंड पाउंड। लेकिन बात किया जाए रूस के, तो रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। रूस की मुद्रा का क्या नाम है जी? रूबल नाम है। स्वत ये गलत लिखा हुआ है, यहीं पे ऑप्शन ए में मान लीजिए रूबल है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का क्या कार्य नहीं है? तो मूल्य के मापन के लिए हम लोग किसी वस्तु का अंदाजा लगाते हैं, किससे? पैसा से। इतना रुपया देंगे, इतना रुपया हुआ, तो मूल्य का मापन तो हो गया, मूल्य का हो गया संचयन, मूल्य का हस्तांतरण तो हो गया, हस्तांतरण हो जाता है। लेकिन विनिमय, विनिमय एक ऐसा कार्य है जो मुद्रा का कार्य नहीं है। बताइए, विनिमय कहने का मतलब लेन देन, तो लेन देन सर मुद्रा से हो रहा है। मूल्य का मापन मुद्रा कर ही रहा है, मूल्य का मापन भी मुद्रा कर रहा है। संचय एवं मूल्य हस्तांतरित, ये मूल्य का मुद्रा का कार्य नहीं है सर। संचय का मतलब नहीं हो रहा, संचय का मतलब जमा करना, वो उसको जमा करिएगा तब वह जमा होगा, ये नहीं कि खुद जमा हो जाएगा। हस्तांतरण, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करिएगा तब वह हस्तांतरण होगा। आगे बढ़ते हैं, 1 रुपए के नोट कौन जारी करता है? देखिए भारत में 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के कौन जारी करता है? तो केंद्रीय सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा 1 रुपए का नोट और बाकी सारे सिक्के जमा किए जाते हैं। और सर जितना 2 रुपया से लेकर के 2000 तक जितना भी नोट है वो कौन जारी करता है? अपना आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को। आरबीआई की चर्चा ही चल रही है, तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था सर? 1935 में। आरबीआई की बात किया जाए तो 1935 से लेकर के 1937 तक मेरे मित्र इसका मुख्यालय जो था कोलकाता में था, कोलकाता में था। लेकिन इसका अब मुख्यालय कहां कर दिया गया है? मुंबई, मुंबई में। ये चीजों को ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता आरबीआई का मुख्यालय 1935 से 37 तक कहां था, तो ध्यान रखिएगा 1935 तक से 37 तक था कोलकाता में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में हुआ था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है भारत में? तो आरबीआई का। सारे बैंक किन बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है? आरबीआई का। आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नोट पर देखते होंगे लिखा हुआ रहता है। देखिए बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान
चक्कर काटता है। ये एकदम सही शब्द है। पैसे के पीछे सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं, वह सब के सब पैसे के पीछे कार्य कर रहे हैं। तो मुद्रा क्या है जी? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ सारे लोग मतलब सारी आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। किसने कहा था? प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर ये क्राउथर होगा, पिगू ठीक है, लेकिन इसका आंसर होगा प्रोफेसर मार्शल। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। और सही है। स्टूडेंट वह है जो पढ़ने का कार्य करता है। जो ड्रामा करने का कार्य कर रहा है तो वह स्टूडेंट है, बहुत पिटाएगा। देखिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। किसने कहा था? तो प्रोफेसर हार्टलेविट्स ने कहा था। यहाँ पे मीनिंग मतलब शब्द गलत लिखा हुआ है, प्रोफेसर हार्टलेविट्स ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं जी? शाख मुद्रा, बैंक मुद्रा या दोनों? तो देखिए, शाख मुद्रा, व्यवसायिक बैंक मतलब व्यापार संबंधित जो बैंक है वह उसके द्वारा जो दिए जाने वाला पैसा रहता है, वो ऋण रहता है, उसे क्या कहते हैं? शाख मुद्रा भी कहते हैं, बैंक मुद्रा भी कहते हैं, दोनों। हाँ, ऑप्शन नंबर सी में देखिए दोनों है, तो दोनों हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम सोचे ऑप्शन में अलग अलग है। निम्नांकित में से विधिग्राह मुद्रा कौन सा है? विधिग्राह मुद्रा कौन सा है, यानी कार्य करने वाले मुद्रा कौन कौन से? वर्तमान में चलने वाला मुद्रा कौन है, ये बता दीजिए। नोट और सिक्के, चेक है, ड्राफ्ट है, हुंडी है। ये सुनते होंगे कभी कभी, मम्मी खिसियाती होगी तो, कि पापा के हुंडी ले ले, पापा के हुंडी ले लो। ऐसे इस तरह से आपके मतलब पूरे बिहार में ये बात शब्दों को बोला जाता है, यूपी तक में। तो नोट और सिक्के वर्तमान में किसकी प्रधानता है जी? नोट और सिक्के जो चल रहे हैं। 20 रुपए का सिक्का भी देखे होंगे, 10 रुपए का सिक्का भी देखे होंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? 1 मिनट में आंसर एकदम चाहिए। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी बताते हैं, आरबीआई। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? किसको कहा गया है? तो मुंबई को। भारत का वित्तीय राजधानी किसको कहा गया है जी? मुंबई को। नहीं दिल्ली, पटना, मंगलोर नहीं। सिलिकॉन शहर के नाम से बंगलोर को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है, नहीं है, यानी ये शब्द को छोड़ देते हैं बहुत सारे बच्चे, इसी शब्द को छोड़ देते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। नहीं है कहने का मतलब संस्थागत। तो बताइए, महाजन गैर संस्थागत, व्यापारी गैर संस्थागत, रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार से मांगे 500 रुपए दे दो, 2 दिन के बाद दे देंगे, तो ये संस्थागत है, संस्था है रिश्तेदार जो आपको पैसा दे रहे हैं, यानी सरकार सहकारी बैंक या संस्थागत है। तो गैर संस्थागत कौन नहीं है जी? सहकारी बैंक। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? गैर संस्थागत सबसे ज्यादा मतलब कर्ज जो संस्थागत नहीं है वो कौन देते हैं? महाजन। जो महाजन देने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? गैर संस्थागत के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैक्लेगन समिति बनाई गई थी। मैक्लेगन समिति कब बनाई गई थी बताइएगा जरा फटाफट। ऑप्शन ए 1911 में, ऑप्शन बी 1914 में, ऑप्शन सी 1915 में, या ऑप्शन डी 1916 में। तो 1914 यानी 1914 में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। सहकारिता प्रांतीय सहकारों को हस्तांतरण विषय कब बनी? हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर, एक जगह से दूसरी जगह पे हस्तांतरित किया जा सकता है। यह नियम है, कानून है जो कब बना जी बताइए। ऑप्शन ए 1929, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1918 या ऑप्शन डी 1919। कब बनी? 38। तो 38 हमको 1914। अगर आपको यह आंसर में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए इस आंसर, सही आंसर। अगला सवाल है, व्यवसायिक बैंकों का कार्य राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यवसायिक बैंकों का, देखिए व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? का हटा करके अलगे होगा, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कब किया गया? 1966 में, 1980 में या 1969 में? तो व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 मिनट में बता देना है सर, शुरू तो बताए थे 1935, भूल गए जी। 4 प्रश्न आगे आते आते। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? देखिए आपके बुक के अनुसार तो 19 है, लेकिन इसका अब वर्तमान की बात किया जाए तो 12 है वर्तमान।
वर्तमान में क्या किया जाए, 12 है। अगर आपसे आंसर पूछा जाए एग्जाम हॉल में तो 19 ही टिक कीजिएगा, क्योंकि पुराना आंसर को ही देता है बिहार बोर्ड। अभी संचार का सबसे लोकप्रिय साधन टेलीफोन दे देता है, बताइए जरा, अभी टेलीफोन चलता है, मोबाइल है। हेलो, कौन, हम बोल रहे हैं, कौन, हम बोल रहे हैं। चलिए, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? 196। 196 कार्यरत देश में बैंक है, ग्रामीण बैंक। अगला है, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 15 है, 20 है, 27 है, या 30 है, या 25 है, 44? बताइएगा हमें जरा। 27 होगा या 25 होगा? कमेंट बॉक्स में छापिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इस प्रश्न का आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 25। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है जी? 25। और इसका भी आंसर हमें लग रहा है 25 ही होगा। हमारे राज्य में कार्यरत क्षेत्र, हमारे राज्य बिहार। जी सेम तो है प्रश्न, मूर्ख बनाया है, मतलब शब्दों से घुमाया गया है। हमारे राज्य यहाँ पूछा गया, तो यहाँ भी 25 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बिहार संगठित बैंक प्रणाली के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक। संगठित प्रणाली केंद्रीय बैंक के अंतर्गत क्या कौन आते हैं जी? तो बताइएगा फटाफट। औद्योगिक बाजार, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आ जाते हैं? औद्योगिक बाजार। अगला सवाल आप लोगों से, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? प्रतिभूति, औद्योगिक बाजार, विकास संस्था, या भारतीय मुद्रा बाजार? भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं। इस नहीं को नहीं पढ़ने की गलती नहीं करना है। बताइए 47। ऑप्शन नंबर ए प्रतिभूति बाजार, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक बाजार, ऑप्शन नंबर सी विकास वित्त संस्था, ऑप्शन नंबर डी भारतीय मुद्रा बाजार। कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर जी? तो विकास वित्त संस्था का अंग नहीं है। चलिए दोस्त अगला सवाल, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 1952 में, 1962 में, 1972 में, या 1982 में? बताइएगा फटाफट जरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1982। 1982 जी, बिल्कुल डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नांकित में संस्थागत वित्त साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यापारी? यह सब तो गैर संस्थागत है, ये गैर। लेकिन संस्थागत की बात किया जाए मित्रों, तो संस्थागत बैंक तो एक ही है, व्यवसायी बैंक। चलिए जी अगला सवाल, व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण की कब किया गया? एक ही सवाल बार बार, 1969 में। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता कब की आरंभ कब से हो गई जी? 1904 से। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल है, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया? 1919, 1912, 1929? तो इसके लिए ध्यान में रखिएगा कि 1919। इससे क्या रखेंगे? जालियांवाला बाग। ये किसी को सबको याद रहता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919 ईस्वी में। तो भारत सहकारिता बैंक को प्रांतीय विषय पर कब चर्चा किया गया? 1919 ईस्वी में। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन क्या होता है? राष्ट्रीय स्तर पे होता है केंद्रीय। या बताइएगा 53। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। केंद्रीय सहकारी बैंकों का संगठन होता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा दोस्त, जिला स्तर पे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पेट्रोलियम है, विद्युत है, या सभी है, या इनमें से सभी है? बताइए फटाफट जरा। तो इनमें से सभी हो जाएगा सर। अगले सवाल है, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, वित्त नहीं है, ऊर्जा नहीं है, संचार नहीं है, या शिक्षा नहीं है? आर्थिक आधारभूत संरचना कौन नहीं है जी? ऊर्जा नहीं है, वित्त,
आर्थिक मतलब वित्त है जो रुपया पैसा से संबंधित है। आर्थिक का मतलब क्या हो गया, रुपया पैसा से संबंधित, रुपया पैसा से संबंधित। तो ऊर्जा, संचार, शिक्षा, ऊर्जा हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, ऊर्जा, संचार या शिक्षा, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा 55 का। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, बात किस चीज का है जी, नहीं है, तो इसमें वित्त, ऊर्जा, संचार या शिक्षा, वित्त सही है, ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त डी, शिक्षा। शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट, कमेंट बॉक्स एकदम खुला है, एकदम ओपन, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। मानव पूंजी का निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, प्रमुख घटक नहीं है, तो भोजन, भोजन न रहेगा तो आदमी कैसे घूमेगा फिरेगा। अगला वस्त्र, कपड़ा नहीं रहेगा तो का बिना कपड़ा के घूमेगा, ये हो नहीं सकता है। अगला है शिक्षा, अगर शिक्षित नहीं है तो वो घूम सकता है, लेकिन इसमें इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी, इनमें से सभी, से सभी ऑप्शन इज राइट आंसर होना चाहिए। ऐसे ही आपको शिक्षा दे सकता है, लेकिन नहीं, इनमें से कौन, ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी। अगला सवाल है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, एक ही सवाल यार। सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। कौन बीमारू राज्य है, नहीं है, तो देखिए बीमारू राज्य तो सबसे पहले है के लिए ट्रिक है क्या, BI, बिहार, बिहार हो जाएगा जी। एम से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो जाएगा, प्रदेश। ए से क्या हो जाएगा, असम, असम। आर से क्या होगा, राजस्थान, राजस्थान। और यू से क्या होगा, ओडिशा, यू से क्या होगा, ओडिशा। तो अब बता दीजिए फटाफट जरा कि निम्न में से कौन आंसर हो जाएगा जी, तो कर्नाटक, कर्नाटक इसमें आया है, नहीं आया, कर्नाटक इज राइट आंसर। अगला सवाल बढ़ जाते हैं, बताइएगा हमें भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित हुआ था, कोलकाता में, मुंबई में या दिल्ली में, चेन्नई में। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कोलकाता में स्थापित हुआ था, दिस इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, पहला टेलीविजन केंद्र कहां बना था, टेलीविजन बोले तो कॉल पे वाला केंद्र की बात हो रही है, तो इसका कोलकाता नहीं होगा, सॉरी मित्र। अगला हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन का योजना आरंभ कब किया था, 2001 में, 1990 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जून 2001, जून 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, सर्व शिक्षा अभियान मतलब सभी को शिक्षा देना अनिवार्य है। सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1, 2001 में ही, 2001 में ही सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था। भारत में सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिए हैं, यानी शुरुआती शिक्षा है जो बच्चों का मूल अधिकार है, उससे उसे कोई नहीं रोक सकता है। कपड़ा सरकार देगी, खाना सरकार देगी, आपके बुक सरकार देगी, सब कुछ सरकार देगी, लेकिन कम से कम 1 से 8 तक उसको पढ़ाया जाए, कोई भी बच्चा हो तो। अगला सवाल है भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, बताइए। आप घर से सब्जी भी लेने जाते हैं तो क्या ट्रेन से जाते हैं, नहीं सर, या जहाज रानी से जाते हैं, नगर विमान से भी जाते होंगे, देखो विमान आता है उससे, तो नहीं सर, सड़क से जाते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या हो जाएगा, सड़क, तो सड़क ही राइट आंसर है। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, कंप्यूटर हार्डवेयर दोनों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होगा, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अधिक सफलता मिली है। चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं जी।
वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग होते हैं? ऐसे तो 5 अंग होते हैं, लेकिन आपके बुक में कभी कभी ये सवाल एग्जाम में भी पूछा गया है, कितने अंग हो जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर देना है, 4। अगला सवाल है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? टेलीफोन नहीं है, ले आई एगो कोको कोला, राजा जाए बाजारे। सैमसंग, सैमसंग हो जाएगा। मुंह मोड़ने से बांध के नहीं अथवा में ले लिया मो, तो सैमसंग भी है, घोड़ मोड भी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेलीफोन। अगला सवाल है, दूरसंचार की सुविधा नहीं है, दूरसंचार सुविधा नहीं है, सामने सामने बात करते हैं तो दूरसंचार होता है, यह संवाद होता है, उसे संवाद कहते हैं जी। अगला सवाल है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? उदारी किसे सम्मिलित किया गया है, सॉरी, तो उदारीकरण को भी, निजीकरण को भी, वैश्वीकरण को भी, तो डी आंसर इज राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला सवाल है, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? वैश्वीकरण से बिहार को किस उद्योग में प्रोत्साहन? कृषि एवं पशुपालन में, पर्यटन में मिला है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कहते किसको है सर? बार बार ये शब्द आ रहा है। तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ देना, जोड़ देने की क्रिया ही क्या कहलाता है जी? वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यटन एवं विनिर्माण उद्योग से। वैश्वीकरण से लाभान्वित होते हैं, कौन कौन लाभान्वित होते हैं? उत्पादक भी, उपभोक्ता भी, यानी दोनों लाभान्वित होते हैं। अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? कौन है? कोई मोटर्स, ये तो कोई फोर्ड मोटर्स होना चाहिए, कोका कोला, नोकिया, तो कोका कोला है जिसको थम्स अप ब्रांड ने खरीद लिया था, और यही कोका कोला आंसर हो जाएगा। ले आई एगो कोको कोला, खेसारी लाल का गाना हिट किया था। भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति कब अपनाई गई? नई आर्थिक नीति, भारत की बात कर रहा है दोस्त, तो भारत की बात कर रहा है तो 1951 में, और रूस में नई आर्थिक नीति पूछता है, रूस की नई आर्थिक नीति, और आप बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, हिस्ट्री में कुछ दिया जाता है तो रूस की नई आर्थिक नीति 1921 में लागू हुआ था, लेनिन द्वारा। इनके द्वारा? लेनिन द्वारा। भारत में वाला हो जाएगा आपका जुलाई 1991 में, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, विश्व व्यापार WTO की स्थापना कब हुई? WTO की स्थापना कब हुई बताइएगा जरा फटाफट, ABCD। तो WTO की बात किया जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सर 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है जी? तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है सर। अभी वर्तमान में आपकी बुक के अनुसार इसमें कितने देश सम्मिलित हैं? 100। सर बुक के अनुसार क्यों बताते हैं? क्योंकि बिहार बोर्ड बुकवे के अनुसार आंसर देता है दोस्त, ये नहीं कि वर्तमान वाला आंसर दे रहा है। वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? कुशलता में वृद्धि, रोजगार अवसरों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, ये सभी। तो बताइए, वैश्वीकरण से ज्यादातर तो रोजगार में, अवसरों में होगा, और कुशलता में वृद्धि, उत्पादक में वृद्धि, या सभी? बताइएगा फटाफट आंसर। तो ये हो जाएगा रोजगार में, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में क्या हो जाएगा जी? वृद्धि। इसके साथ साथ वृद्धि, उत्पादक में भी वृद्धि होगा, और कुशलता में वृद्धि होगा। और डी ऑप्शन में देखिए, कभी कभी सिर्फ यही ऑप्शन पूछता है आपसे एक, और कभी कभी पूछ देता है ए सभी। तो सभी की बात किया जाए तो इनमें से सभी। वैश्वीकरण से लाभ ही लाभ होगा, हानि बहुत कम होने की उम्मीद है। हाँ, थोड़ा बहुत हानि हुआ है, जैसे पर्यावरण पे इफेक्ट पड़ा है। उपभोक्ता के द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? उपभोक्ता अगर कोई किसी वस्तु को दुकानदार अगर खराब कर दे तो उसके लिए कितना शुल्क लगता है? 1 रुपया भी नहीं लगता है, इनमें से शुल्क लगता ही नहीं है, 0 रुपया, 0 रुपया। और 30 दिन के अंदर एक्शन ले लेना भी है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1811-4000। इस पे कॉल कीजिएगा, आपको कोई भी अगर ठग दिया गया है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हैं, इस पे नंबर पे क्लिक करके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं जी। अगला सवाल है, सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किससे की जाती है? हॉलमार्क से। एग मार्क से किसको? तो कृषि संबंधित क्यों?
हॉलमार्क का निशानी अगर है तो सोना चांदी आभूषण सही है, नहीं है तो गलत है। 1 मार्क कृषि संबंधित। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं मित्र। उपभोक्ता को जागरण अधिकारों की पहचान का नारा नहीं है। जागो ग्राहक सावधान, ये तो नारा है। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकार को पहचानो ग्राहक, ये नहीं है। आज नगद कल उधार, ये कोई मतलब है? कई सारे दुकान में देखते होंगे लिख देता होगा आज नगद कल उधार। आप मन में सोचिएगा अच्छा एक पास कल आएंगे, कल आइएगा फिर पढ़िएगा आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार, अप्रैल फूल बनाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तो 1986। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए स्वर्ण आभूषणों की पहचान, बहुत सही, हॉलमार्क, अभी बताए थे दोस्तों। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। 30 दिन के बाद हो जाएगा तो आपको राष्ट्रीय फोरम में जो आप कंप्लेन कीजिएगा किसी भी वस्तु के खिलाफ, वह कंप्लेन नहीं लिया जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है उपभोक्ता के अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, भारत में सूचना के अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना के अधिकार अधिनियम की शुरुआत मांग तो 1990 में हुआ था, क्योंकि मजदूरों को लग रहा था कि हाँ सबसे बड़ी घपला हो रही है, लेकिन उनके लिए 2002 में एक कानून बना और 2002 का कानून भी नहीं पास हो पाया। फिर उनके लिए एक और कानून बना 2004 में, जो कि राष्ट्रपति भवन से अक्टूबर 2005 में सिग्नेचर होकर के आ गया। तो अक्टूबर 2005 ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सर्वप्रथम किस देश के उपभोक्ता अधिकार की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने उपभोक्ता अधिकार की घोषणा की थी, यूएसए। चलिए अगला, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राष्ट्रपति रूजवेल्ट, लॉफर नादर। तो ये रॉल्फ नादर यही उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता के लिए सबसे पहले इन्होंने ही कदम उठाया था। चलिए आगे सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है, कब पारित हुआ था भारत में? तो अभी तो बताए थे दोस्त 1986 में, 1986 में। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, 15 दिसंबर को, 24 दिसंबर को। हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस, उपभोक्ता संरक्षण और अधिकार में अंतर है। संरक्षण तो सर 15 मार्च बताए अभी, लेकिन यहां बात है हमारे देश में उपभोक्ता अधिकार दिवस कब से कब तक मनाया जाता है, बताइएगा फटाफट। तो 24 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस, 15 दिसंबर को कुछ नहीं, 24 दिसंबर इज राइट आंसर आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई? देखिए 1988, 1889, 1990, नहीं इसमें ऑप्शन ही नहीं है, यानी हमको ऑप्शन नंबर बी को काट के हम कर देते हैं 1989। 1989 इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है। घटक है, आदमी का ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए, इनमें से सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, और इनमें से किसे अग्रणी युवा का देश कहा जाता है? अग्रणी युवा मतलब नया नया युवा का देश था अपना भारत जी। भारत को युवा का देश कहा जाता है। और ये सवाल VVI है, पूछा जाने वाला सवाल है, नया क्वेश्चन बैंक में ऐड होगा, नया क्वेश्चन बैंक में ऐड हो जाएगा, ये लिख लीजिए। 2024 के आपके फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में छापा हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के विकसित देश है अमेरिका, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इनमें से सभी। अगर सभी ऑप्शन में दोस्त तो अमेरिका भी विकसित है, ब्रिटेन भी उसके बाद है, जापान भी है, यानी डी, इनमें से सभी हो जाएगा। और यहाँ बहुत सारे बच्चे ऑप्शन ए देखा 3
रांगेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, आपको ऑप्शन पूरा पढ़ना है, चारों ऑप्शन पढ़ना है, नहीं तो गलतियां होगी। अगला सवाल है, विश्व के बाह्य स्रोत आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला देश कौन है? भारत। भारत एक ऐसा देश है जो कि आउटसोर्सिंग के लिए सबसे सस्ता, सुरक्षित और गुणवत्ता वाला वस्तु बनाता है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग में मुद्रा शस्त्री वस्त्र धारण किए हुए हैं, यानी मुद्रा जो है एक वस्त्र का रूप धारण किए हुए हैं। यह कथन किसने कहा था? बताइए फटाफट। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर मार्शल ने कहा। ऑप्शन बी, प्रोफेसर मार्शल ने कहा था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। अगला सवाल है मित्र, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, परिवहन मंत्री एवं बिहार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो चलिए, वर्तमान प्रधानमंत्री की बात किया जाए तो हमारे मोदी जी, और राष्ट्रपति की बात किया जाए द्रौपदी मुर्मू। अब बात कर रहे हैं वर्तमान परिवहन मंत्री वर्तमान के नितिन गडकरी जी वर्तमान के परिवहन मंत्री। हाल ही में जो घटना हुआ था उसमें नितिन गडकरी जी को हम देखे थे, तभी से इनका नाम याद हो गया, नितिन गडकरी जी। और मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री, तो बिहार के चचा के कौन नहीं जाता, चचा भतीजा के सरकार चल रहा है बिहार में बाहर है, फिर से एक बार है, घटिया सरकार है। आगे बढ़ते हैं, एक तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव। आलू बालू के सही व्यापार न होई, और तेजस्वी बिना बिहार सुधार न होई। इस तरह से आप गाने को सुने होंगे, बट ये सब गाने का कोई तात्पर्य नहीं है, ये चारों आपको बता दिया गया है। तो चलिए दोस्त, इसी तरह से हमारे चैनल पे वीडियो मिलती रहेगी, प्रत्येक विषय का एक वीडियो में, वो भी मात्र 1 घंटा 50 मिनट में आपको सभी वीडियो का आंसर। तो अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो हमारी और वीडियो को जाकर जरूर देखें। हिंदी का भी क्वेश्चन बैंक कराया जा रहा है, तो जरूर से जरूर देखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। जय हिंद।